हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक मीना और जैसा कि आपको पता है पेडागोजी की चल रही थी और ये पेडागोजी की तीसरी नंबर क्लास है। ऑलरेडी मैं 2 क्लास आपको करा चुका जिसमें आपको मनोविज्ञान के कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करवाया था। तो उसी क्रम में आगे सीरीज को बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आपको पेन कॉपी साथ में लेकर बैठना है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिले उसको नोट डाउन करते चलना। जो भी महत्वपूर्ण बातें आपको मिलती जाए उसको एक पेन कॉपी में लिखते हुए आपको चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है एक दिन थ्योरी की क्लास रहती है, एक दिन इंटेलिजेंस का जो टॉपिक है उसकी थ्योरीज की क्लासेस चल रही है। तो अगले दिन मैं आपको क्या सोल्व करवाता हूँ, कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू सोल्व करवाता हूँ जो कि सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे वो आपका रीट का मेंस का एग्जाम हो गया या फिर आने वाला जो सीटेड दिसंबर में आएगा वो हो गया, या कोई सा भी वनडे एग्जाम यहाँ पे पेडागोजी और साइकोलॉजी का पोर्सन आता है तो वहाँ उसके लिए ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपको रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस को। तो पढ़िएगा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि what type of theory is one that propose that development depend on the things that are inherited through our genes। हेरिटेड थ्रू आवर जीन्स की यहाँ पे जीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पे किसकी बात चल रही है बेटा, आपके यहाँ आपके हेरिडिटी या वंशानुक्रम की बात क्वेश्चंस में की गई है। तो पढ़िएगा, किस प्रकार का सिद्धांत ये प्रस्तुत करता है कि विकास उन चीजों पे निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से विरासत में मिली है। ओवरऑल क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि आपका जो डेवलपमेंट है कहीं ना कहीं वो आपकी हेरिडिटी से अधिक इन्फ्लुएंस होगा। तो ऐसी कौन सी थ्योरी है जो सजेस्ट करेगी कि जो आपका विकास है, एक बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, चाहे वो उसके संज्ञान का विकास हो गया, चाहे उसके फिजिक का डेवलपमेंट हो गया, ओवरऑल वो हेरिडिटी से रिलेटेड रहती है। तो ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जो इस थ्योरी को सपोज करता है कि विकास उन चीज़ों पर निर्भर करता है। विकास किन चीज़ों पर निर्भर करता है बेटा? विकास उन चीज़ों पर निर्भर करता है जो हमें जीन के माध्यम से विरासत में मिली है। तो पहला ऑप्शन एक नियतिवाद सिद्धांत, दूसरा विकल्प आपके पास में एक सामाजिक सिद्धांत, तीसरा है एक प्राकृतिक सिद्धांत और चौथा है एक पालन पोषण सिद्धांत। तो चलिए मैं आपको कुछ पहले एक दो थ्योरी के बारे में बताता हूँ। देखो, बच्चों के विकास को लेके, बच्चों का जो विकास होता है, बच्चों के विकास या डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट की अगर बात की जाए बेटा तो दो प्रमुख थ्योरी चलती है या दो विवाद चलते हैं, दो डिबेट जिसको भी आप कहते हो मनोविज्ञान में। एक प्रकृति नेचर नर्चर डिबेट जिसको कहा जाता है नेचर डिबेट, नेचर नर्चर डिबेट, या कहो तो पालन पोषण। इसको नर्चर को बेटा पालन पोषण कहा जाता है और नेचर को कहा जाता है आपका प्रकृति। ये डिबेट चलती है, ऐसा कहा जाता है, ये दोनों डिबेट है। तो कुछ जो साइकोलॉजिस्ट है वो बच्चे के विकास में नेचर या प्रकृति की भूमिका को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, वहीं दूसरी जो साइकोलॉजिस्ट है वो बच्चे के विकास में नर्चर की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। अब ये होती क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। नेचर का सीधा मतलब होता है आपकी हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब जो आपको आनुवांशिकता आनुवांशिकता आपके माता पिता के माध्यम से मिलती है उस कहा जाता है आपका हेरिडिटी। हेरिडिटरी जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ओवरऑल इन्होंने कहा जो नेचर वाले साइकोलॉजिस्ट हैं या जो स्कूल ऑफ संप्रदाय प्रकृति को सजेस्ट करते हैं, उनका कहना है कि बच्चे का जो विकास है वो कंप्लीटली उसके हेरिडिटी या आनुवांशिकता की वजह से होता है। नेचर वाले साइकोलॉजिस्टों का मानना है कि बच्चे के जो बुद्धि का पूर्ण रूप से विकास होता है वो उसकी आनुवांशिकता या हेरिडिटी पे डिपेंड करता है। वहीं जो नर्चर वाले साइकोलॉजिस्ट है वो पर्यावरण को बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण मानते हैं कि जो उसका चारों तरफ का इन्वायरमेंट है ना, जो बच्चे के चारों तरफ के सराउंडिंग वातावरण है वो बच्चे के विकास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये जो दोनों है वो कहीं ये पर्यावरण और इसको कहें तो आनुवांशिकता से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो जो विशेषता आनुवांशिकता और पर्यावरण की होती है वही विशेषता नेचर और नर्चर की होती है। नेचर का सीधा मतलब है बेटा आपकी आनुवांशिकता और नर्चर का मतलब है आपका पर्यावरण। तो आप भी जानते हो कि पर्यावरण बच्चे के विकास को प्रभावित करने में किस प्रकार का कारक है। पर्यावरण बच्चे के विकास को प्रभावित करने में एक स्टैटिक फैक्टर है, स्थिर तत्व है, या परावर्तनशील फैक्टर है। तो पर्यावरण की अगर अपन बात करें तो पर्यावरण बच्चे के विकास को प्रभावित करने में एक डायनामिक फैक्टर है। डायनामिक का मतलब होता है चेंजेबल, जो परिवर्तन हो जाए। तो पर्यावरण बच्चे के विकास को प्रभावित करने में कैसा तत्व रहेगा? एक परिवर्तनशील फैक्टर है। परिवर्तनशील से मतलब रहेगा कि अगर बच्चा आज यहाँ है तो कल कहीं और चला जाएगा, तो उसका इन्वायरमेंट बच्चे के विकास को प्रभावित करेगा। अगर बच्चे को एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट मिलेगा, एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मिलेगा, तो बच्चे का डेवलपमेंट बहुत सही तरीके से होता है।
तो ओवरऑल नर्चर किस प्रकार का फैक्टर है? नर्चर इज इक्वल टू पर्यावरण। तो नर्चर कैसा फैक्टर है बच्चे के विकास को प्रभावित करने में? एक डायनेमिक फैक्टर है। वहीं अगर बात करें नेचर या आनुवांशिकता की, तो आनुवांशिकता एक कैसा फैक्टर है बच्चे के विकास को प्रभावित करने में? स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, इसको परावर्तित नहीं किया जा सकता। क्या आप अपनी आनुवांशिकता जो या फिर आनुवांशिकता से जो लक्षण आपको प्राप्त हुए हैं आप उसको बदलवा सकते हो? जैसे बहुत से व्यक्तियों के आइज का कलर ब्लू रहता है या ब्राउन रहता है, क्या आप उन आइज के कलर्स को चेंज करा पाओगे? तो नहीं करा पाओगे, क्योंकि वो लक्षण आपको कहाँ से मिले हैं? वो आपके माता पिता से, आनुवांशिकता से आपको प्राप्त हुए हैं। इस वजह से आप उनको परावर्तित नहीं करा सकते। तो नेचर का मतलब होता है आनुवांशिकता और नर्चर का मतलब होता है आपका बेटा या पर्यावरण। तो ये दोनों फैक्टर बच्चे के विकास को प्रभावित करने में बराबर की भूमिका निभाते हैं। तो अब उस क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ था? क्वेश्चन था अपना, क्वेश्चन था इस प्रकार का सिद्धांत ये प्रस्तुत करता है कि बच्चे का जो विकास है उन चीजों पे निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से विरासत में मिलती है। जीन का मतलब जीन किसका हिस्सा है? तो ये भी आनुवांशिकता का हिस्सा होता है। जीन हेरिडिटी का हिस्सा होता है। ये जीन जो होता है वो आनुवांशिकता का एक पार्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का ओवरऑल मतलब ये था कि बच्चे के विकास में कहाँ आनुवांशिकता महत्वपूर्ण, ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो बच्चे के विकास में आनुवांशिकता को भूमिका को ज्यादा प्रबल मानता है? तो एक नियतिवाद थ्योरी तो ऐसा तो कुछ पढ़ा नहीं है, एक सामाजिक सिद्धांत तो ये भी नहीं, ऐसा कुछ मैंने आपको बताया। और नेचर थ्योरी, ये वाला ऑप्शन से एकदम सही रहेगा, क्योंकि आनुवांशिकता नेचर और दोनों का मतलब एक ही होता है। तो नेचर इज इक्वल टू आनुवांशिकता, तो थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका सही रहेगा। नर्चर का मतलब जब आपका पर्यावरण आपके विकास को प्रभावित करे, जब आपका पर्यावरण, नर्चर वाले साइकोलॉजिस्टों का मानना था कि जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, वो बच्चे के विकास में आनुवांशिकता की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है। बेसिकली बच्चे का जो विकास होता है वो नेचर और नर्चर के गुणनफल रहता है, उन दोनों का गुणनफल ही बच्चे का विकास होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा क्या है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ थिंकिंग इज एसोसिएटेड विथ क्रिएटिविटी? किस प्रकार का चिंतन सृजनशीलता के साथ जुड़ा हुआ है? तो किस प्रकार का जो चिंतन प्रक्रिया है वो सृजनशीलता के साथ जुड़ी हुई है? चलिए पहले इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि बेटा जो चिंतन जो होता है, थिंकिंग मेनली कितने प्रकार की होती है? थिंकिंग कई टाइप की होती है, बट जो जेपी गिलफोर्ड है, गिलफोर्ड ने दो प्रकार के चिंतन की बात की है। जेपी गिलफोर्ड ने दो प्रकार का चिंतन बताया है। एक पहला प्रकार का जो चिंतन है उसे कहोगे आप अपसारी चिंतन। अपसारी पहला जो चिंतन है बेटा वो रहेगा वह आपका अपसारी चिंतन, और जो दूसरा प्रकार का चिंतन है उसे कहा जाएगा अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन, जेपी गिलफोर्ड ने दो प्रकार के चिंतन की बात की है, एक रहेगा आपका अपसारी चिंतन, एक दूसरा रहेगा आपका अभिसारी चिंतन। अपसारी चिंतन का मतलब क्या होता है बेटा? डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन को डाइवर्जेंट थिंकिंग कहा जाता है, और अभिसारी को कहा जाता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो ये दो प्रकार के चिंतन की बात जेपी गिलफोर्ड ने की है कि भाई एक होता है अपसारी चिंतन और दूसरा होता है आपका अभिसारी चिंतन। तो जो अभिसारी चिंतन होता है, अपसारी जो बेटा चिंतन होता है या डाइवर्जेंट चिंतन होता है, इसका मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति एक समस्या के कई तरीके से सोल्व करने की एबिलिटी अपने पास में रखता है, अगर कोई व्यक्ति एक समस्या के मल्टीपल सॉल्यूशंस लाता है, अगर कोई व्यक्ति एक समस्या के कई समाधान प्रेस कर पाता है, या एक समस्या के बहुत सारे समाधान अपने को बताएगा, या वो बहुत सारे समाधान आपको सुझाता है, एक प्रॉब्लम को सोल्व करने की अगर कोई व्यक्ति मल्टीपल तरीका सुझाता है या मल्टीपल तरीके बताता है, तो वो व्यक्ति कैसा है? एक उसमें अपसारी चिंतन है, या उस प्रकार के चिंतन को कहा जाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसका कनेक्शन रहता है बेटा, इसको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी कहेंगे। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? इसको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इसको कहा जाता है। इसे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग या एक समस्या के मल्टीपल समाधान करना। आगे बात करें तो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है बेटा? कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है कि जब आप समस्या का सिर्फ उस समस्या के समाधान का केवल एक ही तरीका फाइंड आउट कर पाओ, या किसी समस्या को सोल्व करने का एकमात्र तरीका, अगर आप किसी समस्या को सोल्व करने का एकमात्र तरीका ढूंढ पा रहे हो, समस्या के समाधान का एक सिंगल तरीके से अगर आप किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो,
सिंगल तरीका, सिंगल तरीके से ही आप प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो तो उसे कहा जाता है बेटा आपका कौन सा चिंतन, तो उसे कहा जाएगा आपका अभिसारी चिंतन या कन्वर्जेंट थिंकिंग। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस देखे होंगे। एमसीक्यू, एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें से 4 विकल्प में किसी एक विकल्प को ही चुनना होता है ना, तो वहां पे किस प्रकार के चिंतन की आवश्यकता होगी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को सोल्व करने में, अभिसारी चिंतन की आवश्यकता होती है। वहीं अगर मैं बात करूं आपसे, वहीं अगर मैं आपसे बात करूं कि बेटा अभिसारी चिंतन में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो आपने देखे होंगे कि इन क्वेश्चन इसमें निबंधात्मक क्वेश्चन आते हैं, निबंधात्मक क्वेश्चन इसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि निबंधात्मक क्वेश्चन एक इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जिनको सोल्व करने में आप अपने विचारों को भी रख पाओगे। और निबंधात्मक क्वेश्चन के सोल्व करने का एकमात्र तरीका नहीं होता, निबंधात्मक क्वेश्चन को सोल्व करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। जो अपसारी चिंतन होता है बेटा, इसका संबंध होता है, याद रखना, सृजनात्मकता से, क्रिएटिविटी से। क्रिएटिविटी का मतलब होता है नया काम करने की क्षमता, एबिलिटी टू डू समथिंग न्यू। सृजनात्मकता का मतलब होता है कोई नया काम करने की क्षमता, कोई नए काम को, किसी काम को एक नए ढंग से करने की क्षमता कोई क्या कहा जाता है, सृजनशील वालक कहा जाता है या सृजनात्मकता कहा जाता है। अगर एक काम को करने के आपके पास मल्टीपल तरीके आते हैं और उन मल्टीपल तरीके में से आप सब तरीकों को अप्लाई करने की क्षमता रखते हो, एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के आप डिफरेंट वेज फाइंड आउट करते हो, इसका मतलब आप क्रिएटिव हो, आपके अंदर क्रिएटिविटी है। और क्रिएटिविटी टू रिलेटेड डाइवर्जेंट थिंकिंग। वहीं अब अभी सारी चिंतन का संबंध बेटा किससे है, इसका संबंध है इंटेलिजेंसी से। याद रखना, इसका रिलेशन जो बेटा होता है वो बुद्धिमत्ता से होता है। वहीं बात करें तो अपसारी चिंतन का संबंध होता है सृजनात्मक थिंकिंग से। आशा करता हूं कि आपको ये बेहतर ढंग से समझ आया होगा। इसके बाद अपन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है कि वो टाइप ऑफ थिंकिंग इज एसोसिएट विद क्रिएटिविटी, कि किस प्रकार का चिंतन आपका क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, किस प्रकार का चिंतन आपका क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है। तो देखो कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं, कन्वर्जेंट थिंकिंग तो बेटा बुद्धिमत्ता के साथ जुड़ा है। कन्वर्जेंट थिंकिंग किससे जुड़ा है, बुद्धिमत्ता से जुड़ा हुआ है, या कहें तो आईक्यू से कनेक्टेड रहता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग ये वाला ऑप्शन से एकदम सही रहेगा, क्योंकि जो आपकी क्रिएटिविटी का संबंध किससे होता है, सृजनात्मकता का संबंध होता है बेटा आपके डाइवर्जेंट थिंकिंग से, या कहें तो डाइवर्जेंट बुद्धिमत्ता से। इंसाइटफुल थिंकिंग, इंसाइटफुल थिंकिंग की बात करें तो आपको याद होगा तो ये कॉलर का सिद्धांत था, कॉलर का सिद्धांत था इंसाइटफुल लर्निंग, कॉलर का सिद्धांत था। ट्रांसडिक्टिव रीजनिंग की बात किसने की थी, तो ट्रांसडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं जीन प्याजे। जीन प्याजे ने अपने सिद्धांत में ट्रांसडिक्टिव रीजनिंग की बात की थी। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग मतलब होता है आड़ा टेढ़ा तर्क लगाना। जैसे आड़े टेढ़े तर्क का क्या मतलब होता है कि एक छोटा बच्चा है, वो बस में बैठा हुआ है, तो वो अपनी माँ से कहता है कि मम्मी पेड़ है ना वो पीछे की ओर जा रहे हैं। तो ये चिंतन तो है, बट ये ट्रांसडक्टिव रीजनिंग है, आड़े टेढ़े तर्क होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, एक छोटा बच्चा जब चलता है तो अपनी माँ से बोलता है कि मम्मी जो चांद है ना वो भी मेरे साथ जा रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। बट बच्चा अपनी मदर से कहता है कि जो मून है ना वो मेरे साथ चल रहा है। बच्चे ने वहां लॉजिक तो लगाया, बट वो लॉजिक किस प्रकार का, एक आड़ा टेढ़ा लॉजिक है, उसी को कहा जाएगा ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काफी आगे आ गए। पहले मैंने वो क्वेश्चन सोल्व करा दिए, 11-12 से स्टार्ट की थी, तो ये तो देख लो जो पिछले कुछ। सोशियोमेट्रिक एनालिसिस ग्रुप ऑफ यूज्ड मेजरिंग पर्सनालिटी एज अ मेथड ऑफ, जो समाज मिति विधि है, समाज मिति एक विधि होती है बेटा। पढ़िए एक बार आप क्वेश्चंस को, उसके बाद इसका आंसर कीजिएगा। क्वेश्चंस को एक बार रीड करो, उसके बाद इसका आंसर दो कि इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चंस को रीड करो बेटा एक बार ठीक से। देखो इसका सही विकल्प क्या है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस।
देखो बेटा, अपन बात करते हैं समाज मिति विधि के बारे में। पहले समाज मिति विधि को समझो, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि ये क्या होती है। समाज मिति जो विधि है, इसका प्रतिपादन किया था जे.एल. मोरेनो। का प्रतिपादन जे.एल. मोरेनो या मेरेनो साहब के द्वारा किया गया था। इसका प्रतिपादन किया था जे.एल. मोरेनो साहब ने। इसका उपयोग जो किया जाता है सामाजिक संबंधों का पहचान के लिए किया जाएगा। इसका उपयोग सामाजिक संबंधों के पहचान हेतु किया जाता है। का जो समाज मिति विधि का जो उपयोग है बेटा, वो सामाजिक संबंधों के उपयोग के लिए किया जाता है। अर्थात एक बच्चे का अपने सोसाइटी में या अपने क्लासरूम में किस प्रकार के रिलेशनशिप है, उसका पता लगाने के लिए सोशियोमेट्री मेथड्स का यूज किया जाता है। सामाजिक संबंधों का पता लगाने के लिए कि बच्चे का क्लासरूम में रिलेशंस कैसे हैं, उन चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए समाज मिति विधि का उपयोग किया जाता है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इस विधि का उपयोग कैसे किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक क्लास में कुछ बच्चे हैं, मैंने बच्चों को नाम दे दिया A B C D E F जी। अब मैंने पूछा भाई ये दो जो प्रत्याशी हैं ये चुनाव में खड़े होते हैं इस क्लासरूम में से। मैंने पूछा बच्चों से कि भाई आप किसको वोट दोगे, तो जो ए नंबर का बच्चा इसने कहा कि मैं बी को सपोर्ट करता हूँ या बी को मैं वोट दूंगा। सी नंबर के बच्चे ने कहा मैं भी बी को सपोर्ट करता हूँ। डी वाले बच्चे ने कहा कि मैं भी बी को सपोर्ट करता हूँ। और ई वाले बच्चे ने कहा मैं भी बी को सपोर्ट करता हूँ। और एफ वाले बच्चे ने कहा मैं डी को सपोर्ट करता हूँ। तो आप देखिएगा बी और डी में से, इन दोनों में से किसके सोशल रिलेशनशिप या किसके सामाजिक संबंध इस कक्ष में अच्छे हैं। तो इसमें से ऑब्वियस बात है कि जो बी व्यक्ति है या जो बी बच्चा है उसके सोशल रिलेशनशिप क्लासरूम में डी की अपेक्षा काफ़ी बेहतर हैं। और इसको जे.एल. मोरेनो साहब ने क्या नाम दिया, तो इसका नाम दिया गया था स्टार छात्र। क्या नाम दिया इसको? स्टार छात्र। काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। स्टार छात्र का कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा है, तो समाज मिति विधि से जुड़ा है। ये जो विधि है बच्चों का सामाजिक संबंध, किसी भी व्यक्ति के सामाजिक संबंध के पहचान के लिए उपयोग की जाती है। और ये एक प्रकार की कैसी विधि है बेटा, ये एक प्रकार की व्यक्तिनिष्ठ विधि है, सब्जेक्टिव मेथड इसको कह सकेंगे। इसको क्या कहोगे आप? एक सब्जेक्टिव मेथड्स है, पर्सनालिटी को मापने की एक ऐसा तरीका है, एक सब्जेक्टिव मेथड कहा जाता है। ये पूरी समाज मिति विधि के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखो एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिएंटेशन फॉल्स अंडर द स्टेज ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी। कन्वेंशनल मोरालिटी की बात चल रही है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, निम्न में से कौन सा कोहलबर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिकता का चरण नहीं है? ध्यान से देखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण थ्योरी है। मैं आपको इसको पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बेटा, बात करें तो पहले नैतिक विकास की। अगर नैतिक विकास की बात की जाए, नैतिक विकास के बारे में, जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, बच्चों में नैतिकता का विकास कैसे होता है, तो नैतिक विकास के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था बेटा, वो कोहलबर्ग के द्वारा किया गया था। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने किया? नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन 1958 में 1958 में कोहलबर्ग के द्वारा किया गया था। इसमें इन्होंने किसके बारे में बताया था? इसमें इन्होंने बताया था कि भाई नैतिकता क्या होती है। सबसे पहले आप समझो नैतिकता होती क्या है। नैतिकता का मतलब होता है सही। नैतिकता का मतलब क्या होगा? नैतिकता का मतलब होता है बेटा सही गलत के बीच का पहचान करना। नैतिकता का मतलब होता है सही गलत को आइडेंटिफाई करना कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। अगर आप सही गलत की पहचान करते हो, उसी को कहा जाता है बेटा नैतिकता। सही गलत की पहचान को क्या कहा जाएगा? सही गलत को आइडेंटिफाई करने के तरीके को या पहचान को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाएगा नैतिकता। इसके बाद में आपके सामने आता है एक नया वर्ड जिसको कहा जाएगा नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा, या इसको कहा जाएगा मोरल डिलेमा। मोरल डिलेमा का मतलब होता है बेटा दुविधा। नैतिक दुविधा का क्या मतलब होता है? नैतिक दुविधा का मतलब होता है जब आप एक ऐसी परिस्थिति में फंस जाओ जहां से डिसाइड करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसी को कहा जाएगा नैतिक दुविधा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। वो कहानी है हिंज की। ध्यान से देखना बेटा, वो कहानी किसकी है? हिंज की कहानी है, और वो इन्हीं के सिद्धांत से जुड़ी हुई है। हिंज बेसिकली एक व्यक्ति होता है जिसकी जो वाइफ रहती है वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है, और डॉक्टर उससे कहता है कि तुम केमिस्ट के पास में जाओ और ये जो स्पेसिफिक दवा है इसको आपको लेकर आना है। तो जो हिंज रहता है वो केमिस्ट के पास जाता है और केमिस्ट से कहता है कि ये स्पेसिफिक दवाई मेरे को प्रोवाइड कराओ। बट होता क्या है, जो दवाई वाला रहता है, केमिस्ट रहता है, शॉपकीपर रहता है, वो उस दवाई के प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई फिक्स कर देता है कि उस दवाई के प्राइस काफ़ी ज़्यादा है और हिंज उसको परचेस नहीं कर पाता।
तो हिंज के पास आप दो ऑप्शंस बते, या तो वो अपनी वाइफ को मरने दे या फिर वो दवाई को चुरा के अपनी वाइफ को जान बचा ले। तो इस परिस्थिति में वो क्या करे, तो वो जो इस सिचुएशंस में वो अब है ना कि मुझे चोरी करना चाहिए या वाइफ को मरने देना चाहिए, तो वो एक दुविधा की सिचुएशंस उसके सामने क्रिएट हो जाती है। तो हिंज क्या करता है, फाइनली उसको तोड़ता है लोगों को और अपनी वाइफ की जान बचा लेता है। तो जब इस कहानी को सुना के जब जो कॉलवर्ग ने बच्चों से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस पूछे कि बताओ हिंज ने गलत किया या सही किया, और इसी को कहा जाता है नैतिक दुविधा। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ, काफी ज्यादा बीमार है और आप उसको लेकर हॉस्पिटल जा रहे हो, बट बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन है और आप उसको हॉस्पिटल जा रहे हो, आपने देखा कि रास्ते में ट्रैफिक पे रेड सिग्नल हो रहा था, तो अब आप उस सिचुएशन में क्या करोगे, रेड सिग्नल को तोड़ दोगे या फिर वहां वेट करोगे। तो अब एक दुविधा की स्थिति क्रिएट हो जाती है ना, या तो सोशल जो सामाजिक नियम उनको तोड़ना पड़ेगा, या फिर जिस इंसान की जो जो काफी ज्यादा सीरियस कंडीशन है, या तो फिर उसको बचा लो। तो इसी को कहा जाता है बेटा एक दुविधा की सिचुएशन में आ जाना। तो इस स्थिति में एक व्यक्ति दुविधा में आ जाता है, उसी को कहा जाएगा नैतिक दुविधा। अगर कोई व्यक्ति नैतिक दुविधा में आ जाता है तो उससे बाहर निकलने के लिए एक तर्क लगाता है, एक लॉजिक लगाता है व्यक्ति। नैतिक दुविधा से या मोरल डिलेमा से बाहर निकलने के लिए व्यक्ति लॉजिक लगाता है, और उसी लॉजिक को कहा जाता है बेटा नैतिक तर्क। क्या कहा जाएगा, नैतिक तर्कना को कहा जाएगा नैतिक तर्कना, या फिर मोरल रीजनिंग या मोरल लॉजिक उसको भी आप कह सकते हो। नैतिक तर्क कहा जाएगा। नैतिक दुविधा से बाहर आने के लिए जो तर्क लगाया जाता है उस तर्क को कहा जाएगा नैतिक तर्कना। ये नैतिक दुविधा है, ये एक स्थिति है। नैतिक तर्कना है ना, ये एक प्रकार से एक्शन है या क्रिया है नैतिक तर्कना। अब ये नैतिक तर्कना डिपेंड किस पे करेगी कि आपने क्या कैसा तर्क लगाया, ये डिपेंड करती है आपके दिमाग कितना मैच्योर है। तो ये नैतिक तर्कना बेटा जो डिपेंड किस पे करती है, सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट डाउन करना। ये डिपेंड करती है आपके संज्ञानात्मक विकास पर। ये किस पे डिपेंड करेगी नैतिक तर्कना, आपके संज्ञानात्मक विकास पर। या संज्ञान का मतलब होता है दिमाग का विकास, कि आपका दिमाग का विकास कितना हुआ है, उस पर ये डिपेंड करती है। तो ओवरऑल अब आगे बढ़ते हैं। इसी के आधार पर ये जो उन्होंने तर्क लगाया ना, इस तर्क के आधार पर क्या किया इन्होंने अपनी थ्योरी में बेटा 3 तो लेवल दिए, और इन 3 लेवलों के अंतर्गत इन्होंने कितनी स्टेजेस बताई, टोटल 6 स्टेजेस की बात करी है इन्होंने अपने सिद्धांत में। 3 लेवल और 6 स्टेजेस की बात की है। पहला लेवल मैं आपको बताता हूं, इनका पहले लेवल का नाम है प्री कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल, इंग्लिश में ही याद रखना बेटा, हिंदी काफी ज्यादा कठिन हो जाएगी। प्री कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत जो पहली स्टेज हो उसको कहा जाएगा बेटा पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। ओबीडियंस याद ही रखना इनको, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। पनिशमेंट ओरिएंटेशन को क्या कहा जाएगा, पहली स्टेजेस को कहा जाएगा ओबीडियंस वर्सेस पनिशमेंट ओरिएंटेशन। यहाँ पे बच्चा जो नैतिकता का पालन क्यों करता है, या तो वो ओबीडियंस और पनिशमेंट से बचने के लिए नैतिकता का पालन करता है। इसके बाद दूसरी जो उसकी स्टेज रहेगी वो रहेगी आपकी इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। आपको याद रखना पड़ेगा बेटा ये इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन या म्यूचुअल एक्सचेंज, इसका एक नाम और है बेटा म्यूचुअल एक्सचेंज। ये पहली जो कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत 2 स्टेज आ जाती है। पहला नाम है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, दूसरा नाम रहता है इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन या म्यूचुअल एक्सचेंज ओरिएंटेशन। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो दूसरा लेवल कौन सा रहेगा, इसका दूसरा लेवल रहता है बेटा कन्वेंशनल लेवल, या जिसको कहा जाएगा परंपरागत स्तर। इसके अंतर्गत भी 2 स्टेज रहेगी। पहली रहेगी आपकी बेटा कौन सा, स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन। स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन का मतलब होता है प्रशंसा की अवस्था, या इसका एक नाम और है गुड नाइस गर्ल वर्सेस गुड बॉय वर्सेस नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। गुड गर्ल वर्सेस नाइस बॉय ओरिएंटेशन। आप इनको याद रख लो, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद में इसकी फोर्थ, जो ये फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड और ये फोर्थ कौन सी रहेगी, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, ये इनकी फोर्थ स्टेज हो जाती है। इसके बाद में इनका लास्ट वाला कौन सा बचेगा, तीसरा वाला जो लेवल रहता है वो रहता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पोस्ट
कन्वेंशनल लेवल। इनका जो थर्ड लेवल रहेगा वो रहेगा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसके अंतर्गत भी दो स्टेज आती है। पहली रहेगी आपकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। के बाद में जो छठवीं नंबर की रहेगी वो रहेगी एथिकल प्रिंसिपल, एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। आपको याद रख लेना, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या था इनका। क्वेश्चन था बेटा कौन सी पारंपरिक नैतिकता नैतिकता के अंतर्गत नहीं है, कि कौन सी कन्वेंशनल लेवल। तो कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत मैंने आपको दो बताई थी। एक रहेगी आपकी ये वाली ओरिएंटेशन टुवर्ड पनिशमेंट ओबीडियंस, तो ये कौन सी रहेगी, ये तो प्री कन्वेंशनल लेवल की है। ये कौन सी स्टेज है भाई, प्री कन्वेंशनल लेवल की स्टेजेस है। सोशल कंसर्न, सामाजिक सहानुभूति और विवेक की, ये कौन सी रहेगी, ये बेटा पोस्ट कन्वेंशनल की, पोस्ट कन्वेंशनल की एक स्टेज है। इसके अलावा मोरालिटी, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ये भी पोस्ट कन्वेंशनल की एक स्टेज है। पोस्ट कन्वेंशनल मतलब थर्ड नंबर की लेवल की स्टेज। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस एक्सचेंज, ये कौन सी अवस्था की है, तो बेटा ये है आपकी प्री की। देखने दो, ये जो वाली है ना बेटा, इसको थोड़ा कर लेना। सोशल कंसर्न वाली जो है ना, इसका मतलब सोशल कंसर्न या फिर लॉ एंड ऑर्डर भी कहोगे आप, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। लॉ एंड ऑर्डर जो ओरिएंटेशन जाएगी आपकी कन्वेंशन आ जाएगी, तो ये वाला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशंस। मोटिवेशंस की बात करें तो मोटिव दो प्रकार के होते हैं। अभिप्रेरणा की बात की जाए तो अभिप्रेरणा कितने प्रकार की बताई, अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है। एक होती है बेटा भारी भारी अभिप्रेरणा, और एक होती है आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब है कि जब आप कोई काम करने में आपको मजा आए, आप अपने मजे के लिए काम करते हो, या आपको आनंद की अनुभूति हो, या आपका पैशन हो, उस काम करने में जुनून हो, तो क्या कहा जाएगा, आंतरिक आंतरिक अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा का मतलब होता है जब आप पैसे के लिए काम करते हो, या फिर आप प्रशंसा के लिए कोई काम कर रहे हो ताकि आपके लोग वाग तारीफ करें, या फिर आप प्रमोशंस के लिए आप इसलिए काम करते हो क्योंकि काम में मज़ा नहीं आता, आपको प्रमोशन मिलेगा। तो ये किस प्रकार का मोटिवेशन है, ये भारी मोटिवेशन है। आंतरिक मोटिवेशन में आपको मज़े आते हैं काम करने में, आनंद की अनुभूति होती है, पैशन आपको जुनून है, आप रिस्क लेते हो काम करने में, आप चैलेंजिंग कामों को करते हो। चैलेंजिंग काम आपने देखे बेटा, जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, तो वो माउंटेन क्लाइंबिंग क्यों करते हैं, उनको पैसा नहीं चाहिए, उनका पैशन है, उस काम को करने में उनको अच्छा लगता है, उनका जुनून है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा आपके अंदर से संबंधित है, ये आपके इनर इनर आपकी इनर बॉडी से संबंधित है, और ये आउटर से कनेक्टेड है। इसका संबंध बाहर पर्यावरण से है और इसका संबंध आपके अंदर से है। तो देखो कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है। सैलरी तो बाह्य प्रेरणा के अंतर्गत। प्रशंसा आप इसलिए काम करते हो ताकि लोग आपकी प्रशंसा करें, तो प्रशंसा भी बाह्य अभिप्रेरणा का हिस्सा है। पैशन, जुनून, आप काम को इसलिए करते हो क्योंकि उस काम को करने का जुनून है आपके अंतर्गत, तो ये आपका आंतरिक अभिप्रेरणा का बेटा एक हिस्सा हो जाता है। पैशन जो है आपके इंट्रिंसिक मोटिवेशंस का एक पार्ट होता है। प्रमोशन, आप काम इसलिए करते हो, आपको काम करने में मजा नहीं आता, आपको प्रमोशन चाहिए, आप प्रमोट होने के लिए काम करते हो। इसी चीज को क्या कहा जाएगा बेटा, इसी चीज को कहा जाएगा आपका, को कहा जाता है बाह्य अभिप्रेरणा। तो ये तीन जो है वो बाह्य से संबंधित है, और पैशन, जुनून आपका आंतरिक अभिप्रेरणा से कनेक्टेड होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। शास्त्रीय अनुबंधन या क्लासिकल कंडीशनिंग की प्रक्रिया किस प्रकार की तकनीकी से सीखी जाती है। अगर आपको याद हो शास्त्रीय अनुबंधन के बारे में, शास्त्रीय अनुबंधन एक सीखने का सिद्धांत है, ये सीखने का एक पुराना सिद्धांत है। शास्त्रीय अनुबंधन मतलब ये सीखने के एक पुराना तरीका। इसका प्रतिपादन बेटा पावलाव के द्वारा किया गया था, और पावलाव ने शास्त्रीय अनुबंधन में किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था। बेसिकली उन्होंने, शास्त्रीय अनुबंधन के जनक किसे कहा जाता है, तो शास्त्रीय अनुबंधन में क्या सीखा जाएगा, ध्यान से समझना। अगर आपको याद हो तो शास्त्रीय अनुबंधन में किस प्रकार सीखा जाता है या किस प्रकार अनुबंधन होता है, तो वो मैं यहाँ पे समझाऊँ। जैसे उन्होंने कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया, कुत्ते के सामने भोजन लाए, भोजन को देखकर कुत्ता क्या कर रहा था बेटा, लार गिरा रहा था। यहाँ पे भोजन कुत्ते के लिए क्या था, भोजन कुत्ते के लिए यहाँ पे अनकंडीशन स्टिमुलस था। स्टिमुलस का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी जो आपको काम करने के लिए प्रेरित करे या बाधित करे, उसी को क्या कहा जाएगा बेटा, उसको कहा जाता है स्टिमुलस।
तो यहाँ पे भोजन क्या था, एक अनकंडीशन स्टिमुलस था। अनकंडीशन स्टिमुलस का मतलब वो किसी से बंधा हुआ नहीं था। भोजन को देखकर लार आना एक नेचुरल प्रतिक्रिया है, भोजन को देख के लार आना एक नेचुरल प्रतिक्रिया। यहाँ पे भोजन को देख के लार आना कैसा रिस्पॉन्स था बेटा, एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स। इसके बाद में उस कुत्ते के सामने घंटी बजाई, घंटी के बाद में फिर भोजन दिया गया, भोजन के बाद में फिर लार आई। तो यहाँ पर भी कैसी क्रिया थी, घंटी कैसा, एक घंटी यहाँ पे सी एस था, भोजन यहाँ पे यू सी एस था, और लार आना कैसी क्रिया थी, एक यू सी आर की क्रिया थी। इसके बाद अगर अपन बात करें घंटी, लास्ट में क्या हुआ, सिर्फ घंटी अकेली बजाई गई और घंटी को देख के कुत्ते ने लार गिराई। इसी चीज को कहा जाता है अनुबंधन। घंटी को कहा जाएगा कंडीशन स्टिमुलस और लार को कहा जाएगा कंडीशन रिस्पॉन्स। तो क्वेश्चन क्या था, किस प्रकार की क्रिया सीखी जाती है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स? नहीं, अनकंडीशन रिस्पॉन्स तो सीखी तोड़ी ना जाती है, तो भोजन के माध्यम से स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। रीइंफोर्स रिस्पॉन्स तो ऐसे कुछ चर्चा की नहीं गई। कंडीशन रिस्पॉन्स, ये ऑप्शन आपका एकदम सही रहेगा, क्योंकि को देख के लार आना एक कंडीशन आता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। कि प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आईक्यू स्कोर क्या है। मैं आपको बता देता हूं, एक व्यक्ति को, प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं, बेसिकली प्रतिभाशाली बच्चों का जो आईक्यू होता है बेटा, प्रतिभाशाली बच्चों का आईक्यू होता है 130 प्लस, ठीक। बट जो टर्मन थे जिन्होंने प्रतिभाशाली बच्चों पर अध्ययन किया, टर्मन ने बताया कि प्रतिभाशाली बच्चों का आईक्यू होता है बेटा 140। तो आपको याद रखना है टर्मन के अकॉर्डिंग 40 है। नॉर्मल अगर पूछा जाए प्रतिभाशाली बच्चों का आईक्यू कितना होता है, तो प्रतिभाशाली बच्चों का आईक्यू होता है 130 प्लस। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद है जब उन्हें देखा नहीं जा सकता। ओवरऑल क्वेश्चंस का कहना यह है कि वस्तुएं तब भी उपस्थित है जब उनको देखा नहीं जा सकता। ये क्या होती है, इसको क्या कहा जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ। एक थ्योरी है जिसका नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन थे, तो जीन पियाजे ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। और इसी जीन पियाजे के सिद्धांत से जुड़ा हुआ एक शब्द है जिसको कहा जाता है बेटा ऑब्जेक्ट परमानेंस। इस सिद्धांत से जुड़ा एक शब्द है जिसको कहा जाएगा ऑब्जेक्ट परमानेंस। ध्यान से समझना, काफी ज्यादा महत्व। ऑब्जेक्ट परमानेंस, या इसको कहा जाएगा वस्तु स्थायित्व। अब वस्तु स्थायित्व होता क्या है, यह महत्वपूर्ण है। वस्तु स्थायित्व क्या होता है, वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है कि देखो, एक जो बच्चा रहता है, बस 9 माह से पहले, ध्यान से समझना, 9 माह से पहले इसका वस्तु स्थायित्व का अभाव पाया जाता है। 9 माह के बाद में क्या आ जाता है बेटा, वस्तु स्थायित्व आ जाता है। अब ये होता क्या है, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आ जाता है वस्तु 9 माह से पहले। अगर आप किसी बच्चे को कोई वस्तु या खिलौना दोगे और आपने उस बच्चे को खिलौना दिया और उससे छुपा लिया, या आपने उसकी नज़रों के सामने से हटा लिया, उसकी साइट के या फिर आंखों के सामने से हटा लिया, तो बच्चे को ये लगेगा कि ये जो वस्तु है इस दुनिया में बिलोंग ही नहीं करती, एग्जिस्ट ही नहीं करती। आउट ऑफ द साइट, आउट ऑफ द माइंड, इसको क्या कहा जाएगा, आउट ऑफ द साइट, आउट ऑफ द साइट। साइट मतलब नज़र से हटी, तो दिमाग से हटी। आउट ऑफ द साइट, आउट ऑफ द माइंड, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। आउट ऑफ द साइट, आउट ऑफ द माइंड। आउट ऑफ द साइट का मतलब होगा अगर वस्तु आपकी नजरों के सामने से हट गई तो वो आपके माइंड से भी हट जाएगी। 9 माह से पहले का जो बच्चा होता है उसमें वस्तु स्थायित्व नहीं आता, उसको लगता है कि ये वस्तु दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। बट 9 माह के बाद ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, देखो ध्यान से, क्या था आपका क्वेश्चन था, इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद है जब वो उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता। तो इसी को कहा जाता है बेटा आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस। क्या कहा जाएगा इसको, ऑब्जेक्ट परमानेंस कहा जाता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका विकास के विभिन्न पहलुओं में मंदता जुड़ी है। मंदता मतलब एमआर। एमआर का मतलब होता है मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन या मानसिक मंदता वाले व्यक्ति हैं, का आईक्यू कम होता है बेटा, उनका आईक्यू होता है 70 से कम। ऐसे बच्चे जिनका आईक्यू 70 से कम होता है उनको क्या कहा जाता है, एमआर बच्चे या फिर मानसिक मंदता वाले बच्चे। मानसिक मंदता वाले बच्चे में बुद्धि किस प्रकार की होगी, मध्यम स्तर की? नहीं, मध्यम स्तर की बुद्धि का मतलब होता है बेटा 90 से 110, जो भारत पूरी दुनिया के 50% आबादी में मध्यम स्तर की बुद्धिमत्ता ही पाई जाती है, जिसको कहते हैं औसत बुद्धिमत्ता। नो इंटेलिजेंसी, नो इंटेलिजेंसी ऐसा कुछ होगा नहीं। मानसिक मंदता वाले बच्चों के पास बुद्धिमत्ता तो पाई जाती है लेकिन 70 से कम। हायर, हायर गलत हो जाएगा, लोअर इंटेलिजेंसी। इसके पास में कौन सी बुद्धिमत्ता होती है बेटा, लोअर इंटेलिजेंस इसके पास में
पाया जाता है। वहीं अगर बात करें अपन तो प्रतिभाशाली जो बच्चे रहते हैं, प्रतिभाशाली बच्चों के पास में कौन सी बुद्धिमत्ता पाई जाएगी? तो प्रतिभाशाली बच्चों के पास में पाई जाएगी बेटा हायर इंटेलिजेंस। आपको याद रखना है जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके पास में उच्च बुद्धिमत्ता पाई जाती है, जो मानसिक मंद बच्चे होते हैं उनके पास में लोअर इंटेलिजेंसी पाई जाती है। चलो बढ़ते हैं अगले। परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है? परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस को, परफॉर्मेंस मतलब एक बुद्धिमत्ता के कुछ परीक्षण होते हैं जिन परीक्षणों को करने में आपके शरीर का उपयोग हो, आपके हाथों का, फिंगर्स का यूज हो, उसको कहते हैं परफॉर्मेंस इंटेलिजेंट टेस्ट। वर्बल एबिलिटीज, वर्बल में शब्दों का उपयोग होगा तो ये परफॉर्मेंस के अंतर्गत नहीं है। कॉम्प्रीहेंशन, समझ में भी शब्दों का उपयोग होगा तो ये भी नहीं आएगा परफॉर्मेंस। न्यूमेरिकल एबिलिटीज, यहाँ नंबर का उपयोग होगा। पिक्चर अरेंजमेंट, अगर आप पिक्चर जमा रहे हो, पिक्चर का यूज कर रहे हो किसी काम को करने में, पिक्चर को अरेंज करना पड़े तो वहां पे आपके हाथों का उपयोग होगा तो उसी को कहा जाएगा परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट। तो चौथे नंबर का एकदम सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अधिगम में कौन सा सुदृढ़ीकरण सबसे प्रभावी है? यहाँ पूछा गया रीइंफोर्समेंट सबसे बेहतर कौन सा है? कंटिन्यू रीइंफोर्समेंट सबसे बेहतर है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव या इंटरमिटेंट? देखो, रीइंफोर्समेंट मतलब होता है एक बच्चे ने कोई काम किया, उस काम करने के बाद उसको कुछ गिफ्ट दिया जाता है, कुछ इनाम दिया जाता है, कुछ रिवॉर्ड दिया जाता है, उसी को कहा जाता है रीइंफोर्समेंट। एक बच्चा कुछ एक्टिविटी करता है, उस सर्टेन एक्टिविटी के बाद में अगर बच्चे को कुछ रिवॉर्ड दिया जाता है तो उसी को कहा जाता है रीइंफोर्समेंट। कंटिन्यू रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि बच्चे को प्रत्येक काम के बाद कुछ दिया जा रहा है तो उसे कहा जाएगा कंटिन्यू रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एक अलग चीज होती है, इसमें सबसे बेस्ट आएगा आपका इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। किसी काम के करने के बाद तो उसको रीइंफोर्समेंट दिया जाता है बट किसी के बाद नहीं दिया जाएगा और इसी को आपका बेटा इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका कि नेचर नर्चर थ्योरी क्या होती है, इसके बाद में ये नेचर नर्चर का थ्योरी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी बता दिया मैंने आपकी कन्वर्जेंट जो क्रिएटिविटी का संबंध किस प्रकार के इंटेलिजेंस से होता है, तो बेटा डाइवर्जेंट थिंकिंग से होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से, क्लासिकल कंडीशनिंग निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब होता है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जहां पे डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था। बांडुरा की बात करें तो बांडुरा ने तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत की बात करी थी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत की बात बांडुरा के द्वारा की गई, जिसको इमिटेशन थ्योरी भी कहा जाता है, अनुकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है, या मॉडलिंग थ्योरी भी इनके सिद्धांत को कहा जाता है। तो ये तो नहीं है ऑप्शन। पावलाव को, बिल्कुल सही करेक्ट ऑप्शन बी नंबर का है, पावलाव को ही कहा जाता है शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का जनक। कोलर ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादित किया था? तो कोलर के द्वारा सूझ का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। कोलर ने कौन से सिद्धांत को प्रतिपादित किया बेटा? तो कोलर ने किया था सूझ के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति थे कोलर। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, याद रखना, जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो जीन काम किया आपके दिमाग या मेंटल स्किल्स पे काम किसने? जीन पियाजे ने। पावलाव के द्वारा शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच प्रिंसिपल ऑफ द टीचिंग, ये इंग्लिश पेडागोजी का क्वेश्चन है। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, अब पढ़ते हैं कल आज की क्लास, कल मैं बाकी क्वेश्चन बता दूंगा। आज के लिए